Sale on approval basis. Sale on approval basis. Sale on approval basis. Bracket. Subject to return. Subject to return. Subject to return. Chalo, fine. Done. Now is the questions asked here. Suppose the company which is there, it is selling. Suppose the company is selling goods on 1st January 24. Suppose the company is sending these goods sent on approval basis. 10 लाख का गुड्स सेंड किया है लोग ने, 10 लाख का गुड्स सेंड किया है एंड मालूम पड़ा अप्रूवल के लिए दे आर गिविंग, सपोज दे आर गिविंग अप्रूवल के लिए 3 months टाइम, 3 महीने का टाइम है अप्रूवल करने के लिए. समझो फर्स्ट स्टेप को 25,000 का क्या, चलो 2,50,000 गुड्स का अप्रूवल आ गया, 2,50,000 अप्रूव्ड. 1st मार्च को 3 लाख गुड्स रिटर्न्ड, 3 lakhs का गुड्स रिटर्न हो गया. ठीक है. 31st March 24. What is the journal entry you, मतलब what is the sales you will record on 31st March? ओके, हो गया. सोच के कितने का सेल रिकॉर्ड करेंगे? 2,50,000. हाउ मेनी से 2,50,000 का सेल रिकॉर्ड करेंगे? एंड हाउ मेनी से, अच्छा 2,50,000 का रिकॉर्ड करेंगे. ये बोलता है 7 lakhs. हाउ मेनी से 7 लाख का रिकॉर्ड करेगा? एंड बाकी लोग logical. How many months time was there? 3 months. When is the 3 month getting over? 31st March. So 31st March the deadline gets over. So 31st March आपका डेडलाइन पूरा हो गया. अभी 10 लाख का सेल था, 10 लाख का हमने गुड्स ऑन अप्रूवल भेजा है, तो 31st मार्च तक 3 महीना पूरा हो गया. उसमें से कितना का रिजेक्ट हो गया? 3 लाख हैज बीन रिजेक्टेड. तो मतलब बाकी का 7 lakhs विल बी अप्रूव्ड सेल्स. तो 7 लाख का सेल अप्रूव होगा. मतलब समझ में क्या आ रहा है? इफ द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, या तो वो टाइम लिमिट में अप्रूव हो जाना चाहिए तो रिकॉर्ड करेंगे, या जो टाइम दिया था उसके अंदर अप्रूवल नहीं आया तो विल एज्यूम इट टू बी अप्रूव्ड.
आपको जो टाइम लिमिट दिया था आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो हम समझ के चलेंगे अप्रूव हो गया। और आपने कुछ ऐसा कर दिया विच इंडिकेट्स अप्रूव हो गया है। लाइक ऐसा कर दिया कुछ इंडिकेट्स अप्रूव हो गया मतलब क्या, मालूम पड़ा ये माल किसी और को बेच दिया आपने, या आपने कंज्यूम कर दिया, या प्लेज कर दिया आपने। some act of yours indicates you have already used the goods, वो भी होगा। समझो टाइम लिमिट ही नहीं है तो क्या है, रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया तो भी अप्रूव्ड है। समझो 3 महीना नहीं दिया है, so whatever is a reasonable time, what is a reasonable time? The reasonable time will depend on your business. आपका बिजनेस में क्या टाइम पीरियड मिलता है अप्रूव करने का, उतना दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो इट इज गॉन। Got the point? Clarity? Doubt है कुछ? That is the meaning. That is on approval basis. So let's see the condition. Sale on approval basis. तो 4 पार्ट हो सकते हैं। Revenue to be recognized when either number 1, buyers communicate his approval, or buyer does an act implying he has accepted the goods, or time period for rejection has lapsed, or when no time period has been fixed, reasonable time has lapsed. Clear cut, 4 possibilities. Clear on it? ये तो ऑलरेडी हमने कर दी है। क्या हेडिंग है पढ़ो, याद आ जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन व्हेन डिलीवरी पोस्टपोन एट द बायर्स रिक्वेस्ट। कौन सा एग्जांपल बात किया था? हाँ, टेलीविजन। टेलीविजन हमने बोला हमको डिलीवरी अभी नहीं चाहिए, तो जो विजय सेल्स है ही विल रिकॉर्ड सेल्स ऑन 31 मार्च, या जो भी डेट में आपने बुकिंग किया रातों रात सेल रिकॉर्ड कर देगा, बिकॉज द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। मतलब फिजिकल डिलीवरी इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, तो फिजिकल डिलीवरी इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ध्यान रखो। ये मेन क्लॉज उसी का है। क्या लिखा है? जनरली when the word देखो, when the buyer requests a postponement of delivery because of his mobility to collect the goods. What is the meaning of because of his mobility to collect the goods? He feels मेरे पास जगह नहीं है, या he feels अभी मैं इनेबल हूं डिलीवरी लेने के लिए क्योंकि मैं बाहर हूं, whatever reason, बट मेरे इधर रेनोवेशन चल रहा है मैं बाद में ले लेता हूं। That is the meaning of mobility to collect the goods. It is implied. Implied मतलब understood that the seller is holding the goods on the behalf of the buyer, and hence the risk of the goods is considered to have, and hence the revenue should be. सब implied है, understood है। तुम बोलते हैं माल मत दो, कि हमारे पास माल रेडी पड़ा हुआ है, अभी रेडी पड़ा हुआ रहना चाहिए मालूम, बट आपने भी नहीं बनाया है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। रेडी पड़ा हुआ है, बायर ना बोल रहा है, तो देन द रिस्क इज एज्यूम्ड टू बी हैव बीन ट्रांसफर्ड। एज्यूम्ड इंपॉर्टेंट है, इंप्लाइड इज अंडरस्टूड। वो एग्जामिनर डराएगा आपको, बट इट इज अंडरस्टूड, तो रिक्वेस्ट वहां से आया है। क्लैरिटी है? गुड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट? सुना है हमने? सुना है? वाह, सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुना है, थोड़ा थोड़ा सुना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, आप मुझे जर्नल एंट्री बता दीजिए। आपका फेवरेट है ना स्ट्रॉन्ग जर्नल एंट्री? हाँ हाँ, यहां से शुरू करते हैं। अपना क्लॉक यहां 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा नहीं पढ़ने का, यहां से। हाँ, क्या लिखा है? एंटिटी ए
That is, A sells 100 bags on 1st April 20 at rupees 20,000, sorry, 200 each. To whom? Entity B. A agrees to repurchase the same on 31st March 2021. मतलब 1 साल के बाद स्टार्टिंग में बेचा और 31 मार्च को मैं तेरे से वापस रीपरचेज करूंगा. कितने में रीपरचेज करूंगा? रीपरचेज द सेम ऑन 31st March 2021. A repurchases 100 bags at 220 on 31st March 2021. जर्नल एंट्री पाहिजे. यहां से घड़ी यहां से शुरू हो रहा है, तो एंट्री यहां से नहीं बोलना है, यहां से बोलने का. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझा ना आपको? हाँ हाँ. एक मिनट का टाइम है आपके पास. टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाँ, कुछ भी हो सकता है. टेलीविजन है, वो आपको सोचना है ना. हाँ, नहीं, जर्नल एंट्री बोलो फिर मैं बोलेगा क्या सा कुछ. हाँ, इनफ ऑफ टाइम हो गया. 1 मिनट. तो अपना गड़ी क्या बोलता है? एग्जैक्ट. वाओ. हाँ, बोलिए. एनीबडी? हाँ, चलो ये लोग बोल रहे हैं हम जर्नल एंट्री बोलने वाला है. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 into 100. हाँ हाँ, समझ गया. हाँ, ओके. हाँ, बैंक टू सेल 20,000. फिर इधर है ना 31st मार्च. अच्छा, वो आप सोच रही है. She is saying one entry I will tell. 1st April she said the entry bank account debit to sales 20,000. 100 into 200. 31st मार्च का एंट्री बोलो. 1 मिनट दोनों के लिए था वो. ये थोड़ी 11वीं में है तो सेल का एंट्री बोल. चल, परचेज टू बैंक 22,000. चलो, दे आर सेइंग बैंक डेबिट टू सेल्स 20,000. एंड यहां पर ये लोग एंट्री बोल रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट 22,000 टू बैंक. एग्रीड? He is having a different answer. रीपरचेज क्यों करेंगे? ऐसा किसी का मर्जी है तो अपन पूछेंगे. नहीं, मैं बोल रहा हूं ए और बी के बीच में ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है. आप अकाउंटेंट है तो आप बोला ये क्यों कर रहे थे? बोला ये किया है. जर्नल एंट्री बोल. क्यों कर रहा है उसका कुछ डाउट है तो आपको सोचना चाहिए. उसको जाके पूछेगा बेचा मैं, लिया मैं. हाँ, इधर कुछ बोल रही है. परचेज 20 PNL 2 to bank. Okay, fine. Okay, done. हाँ, now let's sort your doubt. हाँ हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए. ऐसा परचेज हम क्यों करते हैं? करते ही नहीं मतलब क्या टाइम पास थोड़ी कर रहा है. हाँ, मैंने आपको बोला आप अकाउंटेंट है या आप ऑडिटर है, जो भी है, आपको लग रहा है ये फिशी है
तो आपको रीजन सोचने को आना चाहिए। आप जाके चोर को पूछ रहे हैं तो चोरी किया क्या, बोला नहीं किया मैं, तो झूठ बोला, शपथ, अजीब पुलिस है ये। आपको फिशी लग रहा है तो आपको रीजन ढूंढना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, रीजन बताइए। सबसे पहला, why such a transaction is happening? Is it a fishy transaction? Yes, it's absolutely a fishy transaction. Why will somebody sell at 20 and buy it at more than 20? अब नंबर्स भी देखो, हम क्या प्राइस में बेच रहे हैं 20,000 और क्या प्राइस में खरीद रहे हैं 22,000। तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग नॉट यूजुअल कि हमने बेचा 20 में और बोल रहे एक साल के बाद वही माल तेरे से 22 में खरीदेगा। एंड इसमें ध्यान से सुनिए केयरफुली, और एक मतलब दैट इज व्हाई आई सेड नो, यू हैव टू थिंक व्हाट मस्ट बी द रीजन, यू हैव टू थिंक ऑफ इट। यू कैन नॉट गो एंड आस्क ए एंड बी व्हाई विल दे शेयर व्हाटएवर रीजंस दे हैव विथ यू। तो क्या रीजन हो सकता है, व्हाट मस्ट बी द रीजन कि ए सेल्स एट 20 एंड परचेजेस द सेम थिंग अगेन एट 22। एंड इसमें क्या हो रहा है और क्या रीजन हो सकता है, मतलब और एक चीज आप नोट करो, अगर ए बेच रहा है और वही माल वापस ले रहा है, मतलब एक्चुअली बी वो गुड्स लेके कुछ कर भी नहीं सकता है। बी वो गुड्स लेके कुछ भी नहीं कर सकता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, मतलब मालूम पड़ा प्राय वो गुड्स का भाव बढ़ गया, 300 रुपया हो गया, कैन बी सेल? नो, बी हैज अ कमिटमेंट टू गिव इट बैक। तो बी हैज अ कमिटमेंट टू गिव इट बैक, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। तो क्या रीजन होगा? टैक्स। अरे 20 का 20,000 में हम बेच रहे हैं, वही माल में 22 में क्यों लेगा? यस, पॉसिबली ए रिक्वायर्ड फंड्स। ये बोल रहा है मेरे को पैसा चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है मुझे पैसा चाहिए, अभी का अभी 20,000 रुपया चाहिए, एंड बी बोलता है नहीं, भरोसा नहीं है मेरे को। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ मॉर्गेज। बट बोलो वो सब कौन जाएगा, लोन एग्रीमेंट, उससे अच्छा तो बेचा ऐसा दिखा, जो दिन तो पैसा वापस करेगा सामान वापस लेके जा। अच्छा मेरा व्हाट अबाउट दिस 2,000 इंटरेस्ट that is to be recognized. So AS 9 says whenever there is a transaction of sale and repurchase, then it is not a sale transaction but a loan transaction, finance transaction. ये लोन ट्रांजैक्शन है, ऐसी दिखावा कर रहे हैं। ऐसा हमने एक केस पहले भी देखा है। आपको सोचने का है। हेडिंग चाहिए, हेडिंग चाहिए, हेडिंग प्रोविजन का हेडिंग चाहिए भाई। lacks commercial substance, lacks commercial substance, same car, same model, same seat, same color, that's a job of the standard to go beyond and find out what's wrong, and ऐसा हम करने नहीं देंगे। तो इसको बोला ऐसा केसेस में क्या रिकॉग्नाइज करना है, लोन। तो मतलब एंट्री क्या पास करने बोल रहा है, व्हाट डज AS 9 से, द एंट्री शुड नॉट बी बैंक टू सेल्स, इट शुड बी बैंक टू लोन, इट शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। एंड जो दिन रीपे कर रहा है वो दिन क्या बोलेंगे हम, लोन अकाउंट डेबिट 20,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट। तो बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ केस ऑफ लोन नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्स, अलाउड ही नहीं है। गॉट द पॉइंट? हाँ बोलिए।
उसका गुड्स जो गया उसका इफेक्ट क्या पास करना है, दैट वी कैन शो इट एज गुड्स विद मिस्टर बी एज अ मॉर्गेज. हम लिखते हैं ना अपना क्या बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में, सेक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, सेक्योर्ड अगेंस्ट फलाना डिंगला जो भी है. अरे लिखते है कि नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही कर दो. आर वी कम्युनिकेटिंग? क्लियर है इधर तक? आइडिया आ रहा है क्या आपको? तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम्पल के साथ और बोलेगा पास जर्नल एंट्रीज, और हमको लगेगा क्या लल्लू क्वेश्चन पूछा, ये तो मैं 11वीं में भी करता था. बराबर है, 11वीं में करता था, अभी सेम चीज करके आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा सेल एंड रीपरचेज का. When the goods are sold sold on a condition that it will be repurchased at a higher price, then it will be treated as a loan transaction and not a sale transaction. And the difference in the price will be treated as interest. ऐसा प्रोविजन लिख के जर्नल एंट्री लिख के आना पड़ेगा. आपको समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन? गुड. रीड कर लेते हैं. इन सच अ केस record as loan instead of sale and a repayment of loan along with interest instead of repurchase. The difference between the repurchase price is treated as interest which needs to be recorded on. अब यहां तो 1 साल का ही लिया था मैंने, मे भी 6 महीने का था, प्रोपोर्शनेट वो जो भी है. सुन रहे क्या आप? क्लैरिटी? कुछ आइडिया आ रहा है क्या आपको? हाँ, स्पेशल केसेस का क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइन. चलो, डिस्काउंट तो आपका एक्सपर्टीज है. डिस्काउंट तो आता है ना यार. कौन सा टाइप ऑफ डिस्काउंट है? ईमानदारी से बोलेगा आपको आता है तो भी देखा. अरे अच्छा ही बोलता है. मैं आपके बारे में खराब नहीं बोलता. मैं I always say you are good, you are expert. I never say डबडू है, तेरे को कुछ आता नहीं है. क्या क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में. ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते हैं? हाँ, रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अच्छा, रिकॉर्ड नहीं करते हो, नेट प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं. एंड कैश डिस्काउंट में मतलब कैश डिस्काउंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू. कैश डिस्काउंट बिकम्स पार्ट ऑफ रेवेन्यू. रुका है मैं. Okay, done. How many say cash discount becomes part of revenue? And how many say cash discount is not part of revenue? And बाकी लोग? अरे क्या टाइम पास कर रहे हैं यार आप. अरे 10,000 का माल बेचा, 10% कैश डिस्काउंट. जर्नल एंट्री बोलो. हाँ, मैंने वही बोला 10,000 का माल बेचा, 10% कैश डिस्काउंट. कैश अकाउंट डेबिट, बराबर ना? हाँ. तो इस कैश डिस्काउंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू? वही तो पूछा. इतना गुस्सा क्या कर रहा है? ऐसा पूछा कैश डिस्काउंट पर, ऐसे क्या कहो ना, ऐसे आएगा भाई. एमसीक्यू इस तरह का ही होगा, जो आपको मालूम है उसको प्रॉपर पूछेंगे वो लोग. सो इज कैश डिस्काउंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू? यस.
इज ट्रेड डिस्काउंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट होता है 10%, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स 9,000. तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू. दैट्स ओनली अंडरस्टैंडिंग. खत्म हो गया. आर वी क्लियर ऑन इट? समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर ले. हाँ कर दो. हाँ बोलिए. हाँ पार्डन. यस, डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस. एक मिनट, डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस. हाँ. अरे आपने बोला सेल कितना रुपए का रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. हाँ, तो कितने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया? आप सेल कितने का रिकॉग्नाइज किया? हाँ. बट हाउ मच यू गॉट? 9,000. नो, सो 10,000 रुपए कैश डिस्काउंट था. तो बट द रेवेन्यू पार्ट ऑफ इट, डज इट इंक्लूड द डिस्काउंट? यस, दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन. बट आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे तो क्या लिखता था? कैश टू सेल्स 9,000 9,000. तो फिर कंफ्यूजन क्या है? हो गया क्लियर? हो गया क्लियर. ठीक है, चलो फाइन, राइट डाउन. पॉइंट नंबर 3, heading sale on approval basis bracket subject to return. Write down. Revenue to be recognized. Revenue to be recognized when. Revenue to be recognized when, comma, either कोलन उसके नीचे सब पॉइंट ए, buyer communicates his approval. Buyer communicates his approval, or sub point B, buyer does an act. Buyer does an act, comma, implying he has accepted the goods. He has accepted the goods. Or the point C, time period for rejection. Time period for rejection has lapsed. Time period for rejection has lapsed. Or the point D, when no time period has been fixed. When no time period has been fixed, comma, the reasonable time has lapsed, comma, the reasonable time has lapsed. The point, next point, point number 4. Point number 4, heading revenue recognition. Revenue recognition when. Revenue recognition when delivery is postponed. When delivery is postponed at buyer's request. Delivery is postponed at buyer's request. Underline next line. Generally, comma, generally, comma, when the buyer requests
when the buyer requests a postponement of delivery, a postponement of delivery because of his inability, because of his inability to collect the goods, inability to collect the goods, comma, it is implied that the seller is holding, implied that the seller is holding the goods, seller is holding the goods on behalf of the buyer, on behalf of the buyer, and hence the risk, of goods is considered to have been passed to the buyer, full stop. Hence the revenue should be recognized, full stop. Hence the revenue should be recognized. Done. Next, point number 5, heading sales and repurchase agreement. Sales and repurchase agreement. एग्जाम्पल लिख लो बेटर, एग्जाम्पल नोट कर लो. A sells 100 bags on 1st April 2020. On 1st April 2020 at rupees 200 each. To entity B. To entity B. To entity B. Arrow mark. A agrees to repurchase. A agrees to repurchase the same. A agrees to repurchase the same on 31st March 21. Arrow mark. A repurchases 100 bags at rupees 220 each, at rupees 220 each on 31st March 2021. Done? Head on. देखो, head on. In case of sale and repurchase agreement,
in case of sale and repurchase agreement, sale and repurchase agreement, comma, the sale should be recorded as loan taken. The sale should be recorded as loan taken, and the repurchase should be treated as repayment of loan taken. Treated as repayment of loan taken. Full stop. The difference between the repurchase price, the difference between the repurchase price and sale price is to be treated as interest on loan, comma, recorded on time basis. Done. Next line. Journal entries. Add on. 1st April 2020. Journal entries. 1st April 2020. Bank account debit 20,000 to loan account 20,000. Bracket 100 bags into rupees 200. 100 bags into rupees 200. $20,000. Next, 31st March 21. 31st March 21. Add on. Interest account debit 2,000 to loan account 2,000. Bracket 100 into 220. 100 into 220 minus 100 into 200. Minus 100 into 200. बराबर? Then 31st March 21. 31st March 21. Loan account debit 22,000. Loan account debit 22,000 to bank account 22,000. To bank account 22,000. Done? Next. Point number 6. Heading discounts. Discount 2 पार्ट कर दो. First part trade discount. Second part cash discount. First part trade discount, second part cash discount.
ट्रेड डिस्काउंट में ब्रैकेट में लिखो वॉल्यूम डिस्काउंट स्लैश अदर देन कैश डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट स्लैश अदर देन कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के ब्रैकेट में लिख लो लिंक्ड टू अर्ली पेमेंट, linked to early payment, bracket close. First part में arrow mark down, reduce from selling price, reduce from selling price, comma, record only net sales, record only net sales, बराबर। सेकेंड पार्ट में चले जाओ, कैश डिस्काउंट is shown separately as an expense, cash discount is shown separately as an expense, full stop. It is not reduced from selling price. It is not reduced from selling price. फर्स्ट पार्ट में आ जाइए, एरो मार्क डाउन। It is not part of revenue. It is not part of revenue. सेकेंड पार्ट में लिख दो, एरो मार्क डाउन। It is part of revenue. It is part of revenue. फर्स्ट पार्ट में एरो मार्क डाउन। बैंक अकाउंट डेबिट 90 to sales account 90. बैंक डेबिट 90 to sales 90. सेकेंड पार्ट में बैंक डेबिट 90, डिस्काउंट डेबिट 10 to sales 100. बराबर है? थोड़ा नो कंफ्यूजन? चलो फाइन। So that is your point number 6. Clear on it? हाँ बोलिए, क्या डाउट है? मतलब नहीं भी बोलेगा, टाइम लैप्स हो गया, डिफॉल्ट है वो। जैसा अभी आप नहीं, एक मिनट, हाँ डिस्कशन नहीं इधर, सेकेंड बेंच। अभी आप गया दुकान में, उनका रिटर्न का पॉलिसी है 7 days, तो खराबी है 7 दिन में वापस करो। आप गया शॉपर स्टॉप में, शॉपिंग किया, बोला भाई कपड़ा लिया, तो 7 दिन का पीरियड है अपने पास, तो 7 दिन में मैं नहीं गया तो लैप्स। अब 8वां दिन चले जाओ, बोला मुझे रिटर्न करना है, सॉरी बॉस नहीं होगा। अंडरस्टूड है? हो वो बोलने का जरूरत नहीं, तो 8th डे आएगा ना तो मैं नहीं करेगा। हमने बोला 7 day रिटर्न पॉलिसी, खत्म। 7 दिन लैप्स हो गया, आपको समझना चाहिए कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो।
ऑब्वियस ना, अभी वो मेरा वो एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इंडियस 115 में उसका क्लैरिफिकेशन है, उसका एक परसेंटेज निकाल के करना पड़ता है, वो अलग रिकॉर्डिंग है। चलो फाइन, और बोलिए। डन, रेडी, क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 7, प्राइस रिविजन्स। पॉइंट नंबर 7, प्राइस रिविजन्स। I think one more case left. This and one more, that will finish the standard. Clear on it? हाँ, प्रॉब्लम नहीं मतलब? अरे ये पूरा स्टैंडर्ड एक साथ मालूम रहेगा तो ही प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसे उसको तोड़ तोड़ के नहीं कर सकते हम। तोड़ तोड़ के करोगे तो आपका समझ नहीं रहेगा। फिर मैं बोला ये सिखाया, डिस्काउंट उतना करेगा, आपका एप्लीकेशन उतना ही होगा। ये थोड़ा ब्रॉड बेस करना पड़ता है तो जरा क्लैरिटी बढ़ता है। सबका अपना अपना एक पैटर्न है काम करने का। चलो फाइन, हेडिंग लिखा आपने, प्राइस रिविजन्स। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइस रिविजन्स? लिसन नाउ केयरफुली। Like suppose you have been supplying there is a company called RR Agro. Now RR Agro जो है ये आपका जो सबवे है उसको वेजिटेबल सप्लाई करता है ना? क्यों सबवे है ना? क्यों सबवे नहीं है? क्यों, नाम बराबर लिखा ना मैंने। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ, किसी का पैसा नहीं मिला है भाई। जस्ट कनेक्टिंग विथ व्हाट वी कैन। चलो नाउ, हाँ चलो। RR Agro supplies vegetables to Subway. Now what technically happens is in the period of maybe monsoon or in the certain vegetables in the post winter season, there is a huge fluctuation in prices. Huge fluctuation in prices. प्राइस में ह्यूज फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो मालूम पड़ा ये जो वेजिटेबल सप्लाई किया इन्होंने इन द मे बी लाइक विंटर सीजन, तो 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 23 से लेके 31 दिसंबर 23 तक 10 लाख का वेजिटेबल सप्लाई किया है। तो 10 लाख का वेजिटेबल सप्लाई किया है एंड ये जो वेजिटेबल सप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव बीन एज अ रेगुलर वेंडर, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है तो यू पुट अ मेल टू देम सेइंग बॉस प्राइसेस बढ़ गया है, हम टमाटर 20 रुपए के हिसाब से लगाए, टमाटर का भाव 100 रुपए हो गया है, बट फिर भी हम आप रेगुलर वेंडर है तो हम नॉर्मली आपको सप्लाई कर रहे हैं, सो वी रिक्वायर अ प्राइस राइज। ये 10 लाख नहीं पड़ता भाई। तो हमने उनसे डिमांड किया, वी आर डिमांडिंग ऑन, वी आर डिमांडिंग एंड मालूम पड़ा 1 फरवरी 24 को दे एग्रीड कि हम आपको 2 लाख रुपया देंगे एक्स्ट्रा, 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा ऑफ व्हाट पीरियड? जो भी माल आपने सप्लाई किया कभी से कभी तक, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। हमने तो ये पीरियड का क्रिप किया ना, तो हम ये पीरियड का क्रिप कर रहे हैं। 10 लाख का माल बेचा है, हम बोलते नहीं परोड़ रहा है, बहुत नुकसान में बेचा है माल। तो उनका डायरेक्टर के साथ बात हुआ, जो भी बड़ा बड़ा लोगों के साथ बात हुआ, तो लोग 1 फरवरी को बोलता ठीक है भाई 2 लाख रुपया हम
देने को रेडी है। ठीक है, क्या क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए, क्या क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए, कब कब जर्नल एंट्री होना चाहिए। What are the journal entries? You can tell me the date and entry. हाँ, डिमांड तो चल ही रहा है, जब भी हम बेच रहे हैं तभी हम क्रिप कर रहे हैं, हम तो उनके साथ झगड़ा कर ही रहे हैं। झगड़ा इज ऑन, जैसे ही भाव बढ़ गया तो हम जाके उनको बोलेगा ना, भाव बढ़ गया तो हम जाके बोलते हैं भाव बढ़ गया है। बोलिए, हम तो चिल्लाते ही जा रहे हैं भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया, पैसा लाओ पैसा लाओ। 1 फरवरी को बोला ठीक है भाई 2 लाख देने को रेडी है। बोलिए, एनीबॉडी? हाँ हो गया, टाइम आउट टाइम आउट। हाँ, सबसे पहले रिकॉर्ड करने का कि नहीं करने का, ऐसा कि पैसा आने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। इधर क्या लिखा है, एग्रीड ₹2 लाख एक्स्ट्रा। एग्री मतलब वो लोग बोला देगा, देगा बोला है, दिया नहीं, एग्रीड बोला है मैंने। हाँ, उतना शब्द तो डिफरेंट है आपको। हाँ बताइए। एंड मालूम पड़ा 1 मई को पैसा आ गया, चलो। हाँ ऐसा बोलूं कि जाने दो। 1 मई को रिसीव्ड 2 लाख। हाँ, अरे बोलो, कंडीशन पे चले जाइए। सबसे पहला बात, प्राइस रिवीजन क्यों मांग रहे हैं? प्राइस बढ़ गया है। और कौन सा सेल का मांग रहे हैं? जो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब हमारा बातचीत तो तभी से चल रहा है, बट हम सिंस हमारा रेगुलर कस्टमर है तो हम माल सप्लाई कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। बोले बोले देता है, रुको हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन इज ऑन, डिस्कशन इज। बिकॉज मालूम पड़ा 10 लाख 3 महीने में बेचा है, तो मालूम पड़ा ऐसा साल का उनका 50-60 लाख रुपए का कस्टमर है, वो तो बड़ा कस्टमर हो गया ना। वेजिटेबल में 50-60 लाख है। हमको ऐसा 50, आपको कभी कभी फिगर्स बहुत छोटे लगते हैं। मैं बोला वो 1 महीने में 3 लाख का बॉटल बेच रहा है, 1 महीने में 3 लाख का बॉटल बेच के कमा रहा है, वो प्रॉफिट अलग बात है। इट्स अ बिग मनी। I don't know how much money you deal with. Fine, it's okay. Fine, it's okay. Yeah, so the perspective is, इधर माल बेचा तब हम उनको रेगुलरली बोल रहे भाई भाव बढ़ गए, वो लोग बोले चल करते हैं कोशिश, हम बढ़ा के देंगे, अभी रुको। तो फाइनली वो बोला ठीक है 2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा दे देंगे आपको। ऐसा एग्री किया एंड 1 मई को पैसा दे दिया। तो सबसे पहला 10 लाख का सेल, इधर 10 लाख का सेल रिकॉर्ड करेंगे कि 12 लाख का सेल रिकॉर्ड करेंगे? 10 का ही करेंगे। अच्छा, ये 2 लाख मिला तो ये सेल को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि फ्रेश सेल पास करेंगे? विल दिस सेल बी रिवाइज्ड? नहीं, सेल रिवाइज करेंगे कि फ्रेश एंट्री करेंगे? पिछला सेल जाके चेंज नहीं करेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे इधर वापस? डेटा है सबवे अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
Should I pass the entry subway to sales? No. Then what should be done? दो लाख जो मिला आपको किसके कारण मिला? हाँ, अरे बराबर है, लेकिन प्राइस किस चीज का बढ़ाया? जो भी आपका माल बेचा उसका ही था ना, एंड दैट इज सेल्स ओनली, नो? और क्या नाम से लिखने वाले हैं आप? ऐसा बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बेनिफिट ऑन प्राइस राइज. हु सेड देयर इज अ बेनिफिट? डू वी नो देयर इज अ बेनिफिट? नो, वी डोंट नो. हम तो बोल रहे लॉस हो गया, तुम भर के दो है. बेटा पूरा नहीं भरेगा, लॉस हुआ थोड़ा थोड़ा शेयरिंग करेंगे. अपना लॉस का मालूम पड़ा, अपना 4 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख देने को रेडी है, तो बेनिफिट कहां से हो गया? तो इसलिए द एएस सेज whenever there is a price revision of the sale which has already happened, then it should be recorded as fresh sales. No revising past sales. It will be recorded as fresh sales when it is approved or effective, and the amount can be reasonably collected. मालूम पड़ा? हाँ हाँ बोल रहा है, बाद में भरोसा नहीं है अपने को. अपना पास्ट एक्सपीरियंस खराब है क्या? ऐसा बोला हाँ मैं देगा 10,000 और दिया ही नहीं, 5 साल हो गया. Then there is no precedent. But you know, नहीं, if they are committed they will give. 10,000 बोला, 10,000 देगा. Then it will be recorded. Clarity रखो. To be clear, I repeat, if there is a price revision on sales which are already recorded, ये जो सेल रिकॉर्ड हो गया उसका प्राइस रिवीजन मिल रहा है हमको. तो कब रिकॉर्ड करना है? Whenever the price revision is effective. मतलब कंपनी ने हाँ बोल दिया, and you have reasonable certainty of receiving that, then record it. Record it as what? Fresh sales, not to go and cut that 10 lakh and make it 12 lakh. समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन? रीड कर लेते हैं हम. प्रोविजन रीड कर लेते हैं. क्लैरिटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कम ऑन, लेट्स रीड इट. क्या लिखा है, पढ़ो. In case the buyer and seller agrees to revise the price of sales which have already happened. तो एक सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, प्रॉब्लम उधर ही है. Then revenue attributed to the price revision should be adjusted or recorded when number 1, the price revision is agreed and there is reasonable assurance that the price revision would be collected. We should not adjust the sales already recorded. It should be recorded at that moment. समझ में आ रहा है? Confusion? Fine. The last point of discussion that will end that particular part. What is the last point? Property sale registration. प्रॉपर्टी सेल का जो ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है? दैट्स द लास्ट कॉन्सेप्ट. अगला बार प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब पढ़ के आने का है. मैं इंडिविजुअल पूछेगा. सुन रहे हैं आप? जिम्मेदारी ट्रांसफर हो गया. हाँ, अभी मेरे को नहीं बोलने का, आपको बोलने का है. अगला बार बहुत मजा आया ना. मैं ऐसा लास्ट 3 पर से मेरा थ्रोट डिप्रिशिएट कर रहा है. चांगला है, अपन स्ट्रेस फ्री है. अगली बार से मैं सुनेगा, आप बोलेंगे, तो उतना पढ़ के आना बराबर. ठीक है? फाइन. Now property sale registration, property sale transactions. सुन लो carefully. Now, suppose the builder has sold flat
फॉर 1 crore. ऑन 1 January 24 को फ्लैट बेचा उसने, सोल्ड. बायर ने 50 लाख दे दिया पेमेंट, 50 लाख का पेमेंट दे दिया. कभी 1 February को. एंड 31 March आ गया. एंड 1 May को सेल डीड रजिस्टर करवाया. व्हाट इज मीनिंग? सेल डीड रजिस्टर का मीनिंग मालूम है? एग्रीमेंट. सेल्स का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बनता है, उसको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर ऑफिस में जाके रजिस्टर करते हैं. ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही प्रॉपर्टी आपके नाम पे हुआ है. रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही प्रॉपर्टी आपके नाम पे ऑफिशियली है. तभी तक प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है. इसका सिग्निफिकेंस समझिए. सेल डीड रजिस्टर्ड मींस कानूनी तौर पे प्रॉपर्टी आपका है. सिर्फ सेल डीड बन गया, रजिस्टर नहीं हुआ, तो भी कानून में उसका कोई वैल्यू नहीं है. तो इसलिए सेल डीड इज ऑलवेज रजिस्टर्ड, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि इसमें स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है. एंड अभी तो बहुत प्राइजेस बढ़ा दिया है, तो 1 करोड़ का फ्लैट है तो गवर्नमेंट को कम से कम 10-12 लाख मिलेगा इसमें. सुन रहे क्या? जगह भी उनका नहीं है, कुछ भी उनका नहीं है, बट 10-12 लाख मिल जाएगा स्टैंप ड्यूटी. तो इसमें गवर्नमेंट बोल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो कानून के पास नहीं आने का, मेरे पास नहीं आने का झगड़ा लेके. अगर मेरा 10-12 लाख दिया है तो मेरे पास आओ झगड़ा लेके, मैं सॉर्ट करके दूंगा. सुन रहे हैं आप? हाँ. नहीं, अपना क्वेश्चन बाकी है, स्टोरी सुन लो बराबर. मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए. That's why I'm giving you story, no? Then what? तो 1 करोड़ का फ्लैट बेचा, 50 लाख का पेमेंट मिल गया, एंड 31 March आ गया. तब तक रजिस्टर कभी हुआ? 1 May. तो नॉर्मली बिल्डर्स क्या बोलते हैं? नॉर्मली बिल्डर्स बोलते हैं अभी तक प्रॉपर्टी बायर के नाम पे, तो ये मेरा सेल, I will not recognize as sale. I will say it's advance received. तो मैं सेल रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा 31 March को. तो मैं सेल रिकॉग्नाइज करूंगा तो उसका मैं टैक्स नहीं भरूंगा. अरे सेल होएगा तो पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो टैक्स भरेगा. अपन उसको एडवांस दिखाएंगे तो पीएनएल में जाएगा ही नहीं, तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, तो टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा. मालूम पड़ा तुम्हें 1 करोड़ रुपए लेके बैठा है, मस्त टैक्स भरेगा एक साल के बाद. आप इनोसेंट है, बट ऐसा सब लोग नहीं रहता है. तो बोलते अच्छा भोजन वाला क्या फर्क पड़ता है, अगला साल भरेगा, भरे, लेकिन कितना टाइम डिले हो गया. अरे गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. तो नॉर्मली ये लिटिगेशन रहता है कि भाई ये बिल्डर बोल रहा है नहीं, देयर इज नो रजिस्ट्री, आई हैव नॉट ट्रांसफर्ड द नेम इज नॉट ट्रांसफर्ड. जब भी नाम ट्रांसफर कभी होगा? रजिस्ट्रेशन के बाद. तो मैं सेल करके रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा. दैट इज अ कंटेंशन. तो AS9 says even if the document is not registered, even if नॉट रजिस्टर्ड टिल 31 March, रजिस्टर नहीं हुआ है, बट आपका रिटर्न सेल्स डीड बन गया है. क्या है? सेल्स डीड है, रजिस्टर नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट है. दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड
और रीजनेबल सर्टेनिटी इट विल बी रिसीव्ड. पैसा या तो आ गया या रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाएगा. थर्ड, पोजेशन इज गिवन. क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोजेशन इज गिवन? चाबी दे दिया तो रजिस्टर नहीं भी हुआ रहेगा तो भी आपको सेल रिकॉग्नाइज करना है. आप बोले सर कानून में तो नहीं है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड substance over form. What is it called? Substance over form. What is the meaning? The actions are more important than the legality of it. Substance over form matlab what has happened is much powerful than the legal issue of it. Substance is that action which has happened. Form is the legal part of it. Legally नहीं हुआ है, but action में है. जिसको पैसा मिलने का था उसको मिल गया है, जिसको घर मिलने का था मिल गया है, हो गया ना काम खत्म. और पेपर वर्क है, इट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. तो डिबेट था, AS9 ने उसको सॉल्व किया. सुन रहे? इसलिए सेपरेट प्रोविजन है. नहीं तो ऐसा लगेगा हाँ सर रजिस्टर नहीं हुआ है, ऑब्वियसली पेपर वर्क नहीं हुआ है. तो AS9 बोलता बराबर है, कानूनी तौर पे नहीं हुआ है बट पोजीशन हो गया, पैसा आ गया या आ जाएगा एंड नॉर्मल एग्रीमेंट तो बन गया है. ऐसा निकाला है. क्या हेडिंग पे? सब्सटेंस ओवर. क्या क्या लॉजिक यूज किया है? हाँ, मोर इंपॉर्टेंट देन द लीगैलिटी. द एक्शन ओवर रूल्स द लीगैलिटी पार्ट ऑफ इट. आर वी क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट समझा गया? एग्जाम में एग्जैक्ट सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है हाँ लीगली तो नहीं हुआ है तो व्हाई शुड आई राइट, आई शुड नॉट राइट. इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रीड कर लीजिए, दैट विल बिकम इजी. क्लियर ऑन इट? चलो हम रीड कर लेते हैं. क्या लिखा है देखो, एक मिनट, लेट्स रीड इट देन विल सॉर्ट इट आउट. क्या लिखा है? इन केस ऑफ builders / real estate developers, sale of flat / building is considered. ये इंट्रोडक्शन है, क्या भी इनोसेंट है. आगे, in case the legal registration is pending, the property does not get registered. ये दूसरा बैकग्राउंड है क्योंकि अपने को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वी जस्ट राइटिंग इट दैट. फिर but in substance when the risk and reward is transferred to the buyer, the sale should be recorded. Hence, the sale can be recorded when the following conditions are met. There is a written sales deed, consideration is received, or agreed to be received. The buyer has taken the possession of the property. Then even though registration is not done, sales should be recorded. क्लियर है? इसलिए इन सब्सटेंस, बट अकाउंट्स में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. ऐसा एक वर्ड है. क्लियर है? हाँ, इनका एक डाउट है, देन विल राइट इट डाउन. नहीं, तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होने चाहिए कि और है ये? नहीं, तीनों कंडीशन होना चाहिए. then only they will be safe, no? बायर को जगह मिल गया, सेलर को पैसा मिल गया या ऑलमोस्ट मिल गया है, एंड बेसिक पेपर वर्क है. नहीं, सेल डीड, एक मिनट, हेलो, ये बोल रहे हैं सेल्स डीड नहीं है, ये दोनों हो चुका है.
ये दोनों हो चुका है, पेपर वर्क नहीं है, तो प्रूफ क्या है कि भाई पैसा किसके लिए दिया है? वो मालूम पड़ा 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ लिया, चाबी दे दिया, बराबर है। बाद में आके बोल रहे नहीं 1.5 करोड़ का बात हुआ था, तो 50 लाख ला, तो आपके पास सबूत क्या है? 1 करोड़ में सौदा हुआ था। समझो बिल्डर पावरफुल है, मालूम पड़ा जो बायर है वो पावरफुल है, तो उल्टा होएगा। तो बहुत कुछ है, इसलिए बेसिक रिटर्न वर्क तो चाहिए ना। यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक पेपर वर्क तो चाहिए ना। एक तो लिखा पढ़ी होना चाहिए, जहां पर लिखा है ये फ्लैट का जगह है, ये पैसा है, इतना बाकी है, इतना लेने का है। गॉट इट? इसलिए एंड है, ऑल द कंडीशंस आर सेट, लिखा है ना, व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, इट्स नॉट और। डन? नोट डाउन कर ले, डाउन। ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बोलने का ना बंद कर देता था, एक्सट्रीमली सॉरी है, मैं ध्यान से नहीं करूँ।